बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। फाइनल रिपोर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। फाइनल रिपोर्ट में आज तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। देश दुनिया में क्या बड़ी खबरें रहे जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है वो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और किस तरीके से अभी केजरीवाल सरकार कोरोना पर नजर बनाई हुई है। बात करेंगे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने छठ पूजा को लेकर क्यों नहीं दी अनुमति, बताएंगे तफसील से उस खबर के बारे में भी, और बताएंगे कोरोना का आखिर किस तरह से असर इस वक्त दिल्ली एनसीआर पर पड़ा हुआ है, रफ्तार किस तरह से तेज है। लेकिन उससे पहले आज दिन भर की अहम 6 खबरें आपको हम दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से। सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर के काकापूरा से है, जहां आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम पर हमला किया। हमले में 12 स्थानीय लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था, लेकिन आतंकियों का निशाना चूक गया। दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, डीडीसी चुनाव में कश्मीर के सियासी दल पीपल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन यानी गुपकार के बैनर तले मैदान में उतर रही हैं। लेकिन अब गुपकार ग्रुप में दरार पड़ती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई इलाकों में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवारों को उतारने का काम शुरू हो गया है। अब आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। इसे गठबंधन के फैसले के खिलाफ जाना बताया जा रहा है। अहम खबर एक और है, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के चर्चे दुनिया भर में भले ही मशहूर है, लेकिन चीन बीच बीच में पाकिस्तान को झटका देता रहा है। इसी कड़ी में चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का प्रोजेक्ट रोक दिया है। प्रोजेक्ट रोकने के चलते पाकिस्तान अब मुश्किल में पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर, लेह लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने पर ट्विटर ने संसदीय समिति से लिखित में माफी मांगी है। ट्विटर ने अपने जवाब में कहा है कि 30 नवंबर तक गलती में सुधार कर लिया जाएगा। ट्विटर ने लेह को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हिस्से में के रूप में दिखाया था, जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने ट्विटर पर के सीईओ को इस पर आपत्ति जताते हुए एक पत्र लिखा था। इसके अलावा अहम खबर एक और है, दिल्ली एनसीआर के साथ ही हरियाणा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रेवाड़ी जिले में बुधवार को 12 सरकारी स्कूलों के 72 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद एहतियातन सभी स्कूलों को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। बात लव जिहाद की करेंगे। बड़ी खबर है, लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर हत्याकांड के बाद लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद से इस पर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये 6 बड़ी खबरें आज की रही हैं जिस पर हमने आपको बताई हैं, और इस बीच आपको तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। लेकिन दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बाजारों में भीड़ है और इस वक्त कोरोना केस कैसे कम होंगे, इसको लेकर सरकार पूरी तैयारियां कर रही है। भीड़ वाले इलाकों में लोगों की लापरवाही एक बार फिर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, ना ही मुंह पे मास्क पहने हुए हैं, और ये बड़ी लापरवाही उनकी कोरोना के केसों में लगातार इजाफा कर रही है। आलम ये हो चुका है कि इस वक्त स्थिति काबू होती नहीं नजर आ रही है। एक बार दोबारा लॉकडाउन की मांग उठने लगी है और आवाज इस कदर उठ रही है कि अब सरकार की तरफ से भी ये फैसला कहीं ना कहीं लिया जा सकता है कि मिनी लॉकडाउन एक बार फिर दिल्ली में देखने को मिल सकता है। इंतजाम को लेकर सरकार अलर्ट है, बेड पूरी तरीके से तैयार किए गए हैं और यहाँ तक कि दिल्ली नोएडा में रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अहम चीज यह है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर दिल्ली एनसीआर में इसको लेकर सरकार भी अहम कदम उठा रही है। लेकिन यही कारण है कि इसको लेकर सरकार ने छठ पूजा को लेकर भी इसको लेकर अहम कदम उठाया है। कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में छठ पूजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अब हम आपको सीधे वॉल पर ले चलते हैं, जहां पर ग्राफिक्स फ्लैश होंगे और क्या ग्राफ है वो जरा समझाते हैं। समझिए जरा कोरोना का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। 12 नवंबर को मामले टोटल 7053 नजर आए थे। इसके बाद 7053 मामलों में 104 लोगों की मौत 12 नवंबर को हो गई। हालांकि इसमें रिकवरी रेट का अगर जिक्र करें 6462 रिकवरी रेट देखने को मिला।
12 के बाद अगर 13 नवंबर की बात करें तब केस की संख्या जो थी वो है 7,802। अगर मौत के आंकड़े की बात करें 91 मौत लोगों की हुई है। रिकवर की अगर रेट की अगर बात करें, रिकवर रेट काफी अच्छा रहा है, 6,498 ये रिकवरी रेट देखने को मिला है। 14 नवंबर का अगर जिक्र करें तो 14 नवंबर को 7,340 मामले सामने आए और 7,340 मामले सामने आने के बाद 14 नवंबर को 96 लोगों की जान भी गई कोविड की वजह से। हालांकि रिकवर 7,117 लोग जरूर हुए हैं। 7,340 में से 7,117 लोग रिकवर हो गए, 96 लोगों की मौत हो गई। यह ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आया। हालांकि 15 नवंबर का जिक्र करें तो 15 नवंबर को 3,235 कुल मामले सामने आए, जिसमें 104 लोगों की जान गई। हालांकि रिकवरी 3,150 लोगों की हुई है। तो ये एक अच्छी बात है कि रिकवरी रेट बेहतर नजर आता है। 3,235 लोगों में 3,150 लोग रिकवर होकर घर पहुंचे 15 नवंबर को। 16 नवंबर का जिक्र करें तो 3,797 मामले सामने आए, 3,560 लोग इसमें से रिकवर भी कर गए, लेकिन 99 लोगों की कोविड के कारण जान चली गई। 15 नवंबर और 16 नवंबर का यह जिक्र हम कर रहे हैं, कोरोना का ग्राफ हम आपको बता रहे हैं। तो कोरोना का ग्राफ किस तरह से बढ़ता नजर आया नवंबर के महीने में, वो हम आपको बता रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना को लेकर अब नई गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं। खबर कई तरह की मिल रही थी, लेकिन अब आगे क्या कदम उठाती है दिल्ली सरकार, ये भी देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद छठ पूजा को लेकर क्या है हलचल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली में कोरोना की करते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में कोरोना का कहर कब तक बढ़ेगा, आखिर क्या स्थिति है, क्यों नहीं इस पर कंट्रोल किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, ये क्लियर हो चुका है। सरकार ने साफ कर दी है लॉकडाउन की तस्वीर। लॉकडाउन नहीं तो फिर कैसे घटेंगे कोरोना के मामले, ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आलम ये हो चुका है कि अब जहां संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। संख्या बढ़ने के साथ साथ मौत का आंकड़ा बढ़ना कहीं ना कहीं सरकार के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। अब अगर सरकार का तर्क देखें तो सरकार का यह कहना है कि त्योहारी सीजन था, इस वजह से लोग अधिक संख्या में घरों से बाहर निकले। कुछ ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि अन्य राज्यों में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, दिल्ली में लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, इस वजह से कोरोना के केस बढ़ रही है। बहरहाल ये देखना है कि दिल्ली में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, स्थिति साफ हो चुकी है, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा तो फिर कोरोना के मामले आखिर कैसे घटेंगे। बड़ा सवाल यही है कि खबर ये मिल रही थी, संकेत मिल रहे थे कि क्या लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन दिल्ली सरकार, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जो कल कहा था मीडिया के सामने आकर, उस लिहाज से देखें तो केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी गई है, प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इन सब के बीच लॉकडाउन को तो जाहिर तौर पर नहीं लगाया जाएगा, इस बात के संकेत मिल चुके हैं, साफ हो गई है बात। लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली सरकार क्या कर रही है, कितनी मजबूत उसकी स्थिति है और कितना अलर्ट रहने को कह रही है दिल्ली को, उप मुख्यमंत्री को सुनिए जरा। पब्लिक जितना ज्यादा एक जगह पे इकट्ठी होगी उतना ही नुकसान है, तो बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं करना है, लेकिन पब्लिक को बहुत ज्यादा इकट्ठा होने से रोकना है। तो उसके लिए जो रेस्ट्रिक्शंस, जो रेगुलेशंस की जरूरत पड़ेगी, वो समय समय पे सरकार पूरी नजर रख रही है, मार्केट्स में भी रख रही है, बाकी जगह भी रख रही है। जहां से ज्यादा कोरोना के केसेस आएंगे वहां अगर पब्लिक को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ कदम उठाए गए तो ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी तो उठाएंगे, लेकिन कोई लॉकडाउन नहीं है। 3,000 टेस्ट पर मिलियन कोई भी राज्य नहीं कर पा रहा है, हम कर रहे हैं और इसको और भी बढ़ाएंगे। हम ये नहीं करेंगे कि इस पे हम रुकेंगे, हम इसको और बढ़ाएंगे। लेकिन सर आरटीपीसीआर में जो पॉजिटिविटी रेट है वो कहीं ना कहीं 65% है और एंटीजन में 35% है। आरटीपीसीआर के नंबर्स पर क्या ये तो आपका अपना अंदाजा क्यास लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि इंतजाम पर्याप्त हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट।
अपने हॉस्पिटल्स को ठीक से मैनेज करना, अपने मेडिकल सिस्टम्स को ठीक से मैनेज करना, ये कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होता है। और दिल्ली सरकार ने अपने पूरे मेडिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और आगे के लिए भी कर रखा है। आज हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंसेज हैं। हमारे पास 26,000 लोग इस वक्त होम क्वारंटीन में, जो मुख्यमंत्री जी ने एक यूनिक चीज शुरू की थी दिल्ली में, इसको पूरे देश में कॉपी किया जा रहा है कि होम आइसोलेशन में ही लोगों को ठीक हो रहे हैं और 26,000 लोग बहुत अच्छे से होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में अभी 16,000 के करीब बेड्स हैं, जिनमें से 50% खाली हैं, जो कोविड बेड्स हैं। इसके अलावा आईसीयू हैं। आईसीयू करीब 90% ऑक्यूपाई हो गए थे और हमें चिंता हुई थी कि अब इसको क्या करना है। तो बहुत अच्छे से प्रीएम्प्ट करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बात की और केंद्र सरकार हैज बीन काइंड एनफ कि वो हमें अब 750 बेड्स आने वाले समय में देंगे। उन्होंने सोमवार तक 250 बेड्स देने की बात की थी, पर आई एम श्योर कि वो एक आध दिन में उसकी निटिग्रिटीज वर्कआउट हो जाएंगी। 250 तुरंत मिल जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके 750 बेड्स मिल जाएंगे। पर जैसे ही ये 250 बेड्स भी पहली खेप आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएंगे, तो हमें आईसीयू बेड्स की भी चिंता नहीं है। तो मेन चीज ये है कि कोरोना को लॉकडाउन से नहीं रोका जा सकता है। कोरोना को कंट्रोल करना है, अगर कोरोना को ठीक से हैंडल करना है तो मेडिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छा चाहिए और दिल्ली सरकार ठीक से कर रही है। चलिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर करते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे ज्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है, सत्येंद्र जैन ऐसा कह रहे हैं। जरूरत पड़ी तो टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, ये भी सत्येंद्र जैन का कहना सामने आया। और क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली के अंदर आपके हिसाब से तो 35% होनी चाहिए थी। दिल्ली की पॉजिटिविटी आज 13% है। और दूसरा मैं बता देता हूँ, आरटीपीसीआर क्योंकि सारे सिम्प्टोमेटिक होते हैं पहले से ही, तो आरटीपीसीआर में थोड़े चांस ज्यादा होते हैं। उनका डायरेक्ट ही आरटीपीसीआर करते हैं, अगर नहीं होता तो फिर इससे लोगों की जान बच रही है। मेरी तो खुद की जान बची है, मैं बता रहा हूँ आपको। सर, छठ पूजा को लेकर जो अभी निर्देश दिए गए हैं सरकार की ओर से, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो छठ मनाएंगे, तो ऐसे में अगर लोग निकलते हैं, घाटों पर जाते हैं, तो उनके खिलाफ क्या किसी तरह की कार्रवाई होगी? पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले छठ पूजा को ना, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पॉन्ड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और पानी, जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके फैलने का बहुत डर रहता है, इसीलिए इसको पता। लेकिन आपकी पार्टी ने कल ये कहा था, अगर लोग निकलते हैं सर बाहर, तो एक्शन क्या लेगी फिर सरकार? किसकी? नहीं, इसको देखते हैं। तो अब जहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लोगों को इंतजार है उस टीके का जो लंबे समय से अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस पर मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर रवि मलिक का यह कहना है कि कोरोना वैक्सीन आती है, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो हल्की मुल्की दिक्कतें आएंगी भी उसे सही कर लिया जाएगा। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये जो भारत बायोटेक की वैक्सीन जो आईसीएमआर के साथ में बनी है, ये बहुत एक अच्छी वैक्सीन है और इसका जो अब ट्रायल शुरू हो गया है 26,000 लोगों के ऊपर, बहुत बड़ा, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रायल्स जो कि ऑल ओवर इंडिया 26,000 वॉलंटियर्स जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। हमें ये देखना बड़ा जरूरी है कि क्या ये वैक्सीन जो है ये इफेक्टिव है कि नहीं। इफेक्टिव के साथ हमें ये भी देखना है कि इसके अंदर कितने ज्यादा इसके अंदर साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो अगर ये वैक्सीन बहुत अच्छे से इफेक्टिव है और इसके अंदर जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा हमारी कंट्री के लिए। और उसके बाद में इमीडिएटली मास प्रोडक्शन के साथ में वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें सारे ही सेक्टर्स के ह्यूमन बींग्स को लिया गया है ताकि इस वैक्सीन के जो इफेक्ट्स हैं और साइड इफेक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली हम असेस कर लें। और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी, तब तक ये बीमारी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहेगा। स्टोरेज और उसके बाद में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इंडिया के अंदर मैं नहीं समझता बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ चैलेंज तो रहेगा क्योंकि दूर दराज के इलाकों में भी इस वैक्सीन को पहुंचाना है। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें कि वैक्सीन, कोल्ड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो ऑलरेडी दे आर इन प्लेस और वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चल रही है। हम लोग बच्चों में वैक्सीन देते ही हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है सब चल रही हैं और जगह जगह पे स्टोरेज के जो रेफ्रिजरेटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उसके नीचे की लेवल पे, वो सारी स्टोरेजेस जो हैं वो हमारी इन प्लेस है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज का बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आएगा। दिल्ली गवर्नमेंट में 3 स्टेप्स लिए हैं, तीनों स्टेप्स बड़े अच्छे हैं।
पहला स्टेप तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये लिया है कि हॉटस्पॉट जो मार्केट्स हैं उनको एकदम बैन कर दिया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉटस्पॉट मार्केट्स अगर चलती रहेंगी तो ये जिस तरह से कोरोना के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, 8,000 का भी आंकड़ा पार कर रहे हैं रोज का, ये एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा और ये बड़ा वेलकमिंग स्टेप है, टेक्निकली बड़ा साउंड स्टेप है, जिससे कि कोरोना के केसेस को कंट्रोल मिलेगा। दूसरा स्टेप ये भी बहुत अच्छा है कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर के ऊपर रैंडम टेस्टिंग होगी। इससे न केवल हमें कंट्रोल ऑफ कोरोना करने में मदद मिलेगी, इसके अंदर हमें रैंडम टेस्टिंग में एक और चीज अच्छी मिलेगी कि हमारे को एपिडेमियोलॉजिकल डाटा मिल जाएगा कि कितने सिम्टोमेटिक केसेस हैं, ट्रांस बॉर्डर कितने लोग जो हैं वो डेली जो है कोरोना के जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं और कितने लोगों को ये फैला रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप। चलिए अब एक और अहम खबर पर रुक करते हैं जो दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली सरकार एक और कोरोना पर लगाम लगाने के लिए तमाम तरह के प्रावधान, तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक कदम आज दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को लेकर उठाया है। लेकिन जो कदम उठाया गया दिल्ली सरकार की ओर से छठ पूजा को लेकर, उस पर बवाल मच गया। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है और यही कारण है कि दिल्ली के फैसले को लेकर जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उस पर अपनी टिप्पणी की है। दरअसल एक याचिका दाखिल की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में छठ पूजा को मनाने को लेकर, उसको खारिज कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जान रहेगी तभी तो आप मनाएंगे छठ पूजा, उसको खारिज कर दिया था। लेकिन अब बीजेपी और दिल्ली सरकार आमने सामने है। तो दिल्ली में छठ पूजा पर बवाल मचा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी आमने सामने हो चुकी है। सरकार के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा हुआ है। छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है और छठ पूजा के समय पर त्योहारों सीजन में लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, अब क्योंकि कोरोना केस लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं और इसको लेकर दिल्ली सरकार ने जो फैसला किया था कि छठ पूजा आप सार्वजनिक तौर पर नहीं मना सकते हैं क्योंकि एक जगह भीड़ इकट्ठा होगी तो कोरोना का खतरा अधिक बढ़ेगा। सुनिए जरा मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री इस पूरे विषय को लेकर क्या कह रहे हैं, और सत्येंद्र जैन। तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूंगा कि इस समय कोविड है और जिस तरह से हमने स्कूल बंद रखे हुए हैं, जिस तरह से हम और सारी चीज़ों को बंद रखे हुए हैं, शादी ब्याह में 50-50 लोगों की रेस्ट्रिक्शन तक लगी हुई है, वे बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी। तो अगर हमारी महिलाएं खासतौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। और इस समय अनप्रेसिडेंटेड समय है, मतलब बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से इसकी परेशानी आती है, तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। देखिएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले छठ पूजा को ना इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पॉन्ड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और पानी जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके फैलने का बहुत डर रहता है, इसीलिए इसको सर। लेकिन आपकी पार्टी ने कल ये कहा था, अगर लोग निकलते हैं सर बाहर तो एक्शन क्या लेगी फिर सरकार, किसकी? नहीं, इसको देखते हैं, ऐसा नहीं होगा। देखो, लोग लॉ अबाइडिंग है और ये पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकते हैं। बाकी चलिए अब बात बीजेपी की कर लेते हैं क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से छठ पूजा पर रोक लगा दी गई थी उसको सार्वजनिक तौर पर मनाने को लेकर, लेकिन आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। सरकार ने छठ पूजा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए, इंतजाम करते तो छठ पूजा में कोई परेशानी नहीं होती, ये आदेश गुप्ता कहते हुए नजर आए हैं। दरअसल जब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि छठ पूजा सार्वजनिक तौर पर नहीं होगी, आप अपने घरों में मना सकते हैं क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस पर ही आम आदमी पार्टी को घेर लिया है और ये कहा है कि सरकार ने छठ पूजा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए, इंतजाम करते तो छठ पूजा में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती। भी हमने कहा था, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर ये प्रदर्शन किया और डिमांड भी की थी कि दिल्ली में छठ पूजा आप सीमित दायरे में आपको जरूर करानी चाहिए। मेरा एक सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से है कि आप
कोरोना का जब पीक पीरियड था, आपने काम नहीं किया, लोगों को परेशानी हुई, तकलीफ हुई, अस्पतालों में इलाज नहीं मिला। दूसरी तरफ आप शराब की दुकानें खोल देते हैं, कोरोना समय था। जब आपने मार्केट भी अलाउ किया और वहां कोई रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं किया, फॉलो अप नहीं लिया सरकार के प्रशासनिक कदमों के द्वारा, और इसके साथ ही साथ आपने डीटीसी बसों में फुल कैपेसिटी अलाउ कर दी। वहीं आप दूसरी तरफ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आप ये बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, बिल्कुल गलत है। पहले भी हमने कहा था कि अगर 1500 से 2000 जगह जहां छठ पूजा के बड़े आयोजन होते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उन आयोजनों में आप कम कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो कमी है सरकार की, परेशानी दिल्ली वासियों के लिए, सबके लिए, पूरे देश के अंदर परेशानी है। पूरे देश में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां सरकारें संवाद के साथ काम कर रही हैं, प्रशासनिक एजेंडे के साथ काम कर रही हैं। यहां दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के सारे मंत्री सिर्फ एसी कमरे में बैठ के अपना शासन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों को तानाशाही रवैये से काम करना चाहते। अगर संवाद कार्यनीति से काम किया होता, अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई होती, दिल्ली के अंदर तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं, उनकी मीटिंग बुलाई होती, एक संवाद कायम करते लोगों के साथ, तो आज ये स्थिति नहीं आती। चलिए अब बात छठ पूजा की कर लेते हैं, क्योंकि इस पर पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है, लेकिन इस बार बवाल इस पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बताएंगे कि आखिर क्या मान्यता ऐसी है जो छठ पूजा मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार के फैसले का विरोध किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। ये तो बात हुई त्योहार पर मचे बवाल की। अब सवाल आता है, छठ पूजा पर्व कैसे मनाया जाता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई? हिंदू धर्म में मान्यता है कि देव माता अदिति ने छठ पूजा की थी। एक कथा के अनुसार पहले देवासुर संग्राम में असुरों ने देवताओं को हरा दिया था। तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति ने भगवान आदित्य भगवान को जन्म दिया, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। उसी समय से छठ पूजा का चलन शुरू हुआ। महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। एक कथा के मुताबिक महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने 4 दिनों तक व्रत किया था। रामायण में भी छठ पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां सीता ने भी छठ पूजा की थी। ये तो बात हुई छठ पूजा के इतिहास की। अब बात करते हैं छठ पूजा कहां और कैसे मनाया जाता है। यूं तो छठ पूजा पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिल्ली में भी छठ पूजा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ का पर्व दिवाली के बाद आता है, यानी अक्टूबर-नवंबर के महीने में। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार को प्रतिहार, डाला छठ और सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। ये पर्व 4 दिनों का होता है। भैया दूज के तीसरे दिन से ये आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। दूसरे दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम को पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना यानी दूध अर्पण करना होता है।
चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। इस पूजा में पवित्रता का विशेष ख्याल रखना होता है। कहते हैं लहसुन प्याज इस व्रत में पूरी तरह से वर्जित होता है। जिन घरों में ये पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। आमतौर पर इस व्रत को महिलाएं रखती हैं, हालांकि पुरुष भी व्रत रख सकते हैं। ये पर्व पूरे परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना और प्रकृति की रक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी तालाब जैसी जगह होनी जरूरी है, इसलिए छठ पूजा के लिए नदी तालाबों को साफ किया जाता है। ये तो बात दिल्ली में छठ पूजा को लेकर हो गई। सियासत जो लगातार बरकरार है दिल्ली के भीतर, लेकिन पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब में सरकार ने कैबिनेट की बैठक की और इस बैठक में तमाम फैसले लिए गए, बहुत अहम फैसले लिए गए। कौन कौन से वो फैसले थे, जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पंजाब सरकार की एक अहम बैठक हुई आज और उसमें कई फैसलों को दरअसल मंजूरी दी गई है। कौन से फैसले हैं बताते हैं। तो आपको बता दें कि जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार लेने के लिए पंजाब मंत्रालय द्वारा अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये पहला ऐसा फैसला है जो कैबिनेट में लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब कैबिनेट के वो कौन से अहम फैसले हैं जो बैठक में लिए गए हैं। ये फैसला पंजाब के उद्योगपतियों की मांग के अनुसार कारोबार करने में सुविधा को बढ़ावा देगा। तो जो उद्योगपति हैं उनकी मांग के अनुसार कारोबार करने में सुविधा को बढ़ावा देगा और इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा पंजाब मंत्रालय ने पंजाब जेल विकास बोर्ड नियम 2020 को भी मंजूरी दे दी है। दरअसल कैबिनेट ने पंजाब जेल विकास बोर्ड अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। दरअसल पंजाब जेल विकास बोर्ड एक्ट 2020 के अंतर्गत बोर्ड का उद्देश्य रोजमर्रा के कामकाज को आसान बनाना है। जो रोजमर्रा के कामकाज हैं उसमें आसानी आएगी इस एक्ट के जरिए, जो पंजाब की कैबिनेट में फैसला लिया गया है, ताकि जो कार्य हैं उनको सुचारू रूप से बेहतर तरीके से चलाया जा सके। पंजाब सरकार की दरअसल नौकरी देने की नीति में छूट देते हुए पंजाब मंत्रिमंडल में गलवान घाटी के 3 अविवाहित जंगी शहीदों में विवाहित भाइयों को प्रांतीय सेवाओं में नौकरियां देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। यह फैसला सिपाही गुरतेज सिंह, सिपाही गुरविंदर सिंह और लॉन्स नायक सलीम खान के बेमिसाल बलिदानों को मान्यता देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के जरिए लिया गया है। मौजूदा नियमों के मुताबिक जंगी शहीदों के निर्भर पारिवारिक सदस्यों या फिर अगले वारिसों को ही नौकरी के लिए योग्य माना जाता, परंतु इन 3 सैनिकों के मामले में इन समय पर कोई भी पारिवारिक मेंबर निर्भर नहीं है, जिस कारण के विवाहित भाइयों को नौकरियां दी जा सकती हैं। कोविड-19 महामारी के कारण पड़े विघ्न के मद्देनजर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्ट 2017 के लागू कर 30 जून 2021 तक मुलतवी करने का भी फैसला लिया है। दरअसल आईटी, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम के बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए नई सिंगल विंडो नीति को पंजाब कैबिनेट के जरिए मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रक्रिया की सुविधाजनक मंजूरियों की प्रामाणिकता मियाद बढ़ाई और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एनओसी की शर्त समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने टेलीकॉम कंपनियों की सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के समयबद्ध नवीनीकरण का निर्देश दिया है। ये बड़े अहम फैसले हैं जो कैबिनेट में लिए गए हैं। इसमें तमाम फैसलों पर मुहर लग चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पंजाब मंत्रालय द्वारा कोविड के मद्देनजर सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला और अमृतसर में अहम पदों को मंजूरी दी गई है। कोविड के मद्देनजर ये किया गया है। सरकारी जो मेडिकल कॉलेज हैं, आपको ये भी बता दें कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के द्वारा 168 तकनीकी पदों को भरने की भी मंजूरी इसमें दी गई है। तमाम ऐसे बड़े फैसले हैं जो कैबिनेट में लिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने पंजाब दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना शुरू करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की योजना भी बनाई है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले चरण के तहत मौजूदा योजनाओं को मजबूत किया जाएगा। पहले चरण में जो मौजूदा योजना है उनको मजबूत करने का काम किया जाएगा। दूसरे चरण में 13 नई योजनाएं इसमें शामिल की जाएंगी। पहले जो योजनाएं हैं उनको मजबूत किया जाएगा, उसके बाद 13 नई योजनाएं इसमें शामिल होंगी। तो पंजाब कैबिनेट की तरफ से ये तमाम फैसले लिए गए हैं जो पंजाब के हक के लिए गए हैं। ये फैसले आज कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें लिए गए। इसके अलावा पंजाब के कैबिनेट डॉक्टर राजकुमार वेरका से प्रदेश के मुद्दों को लेकर बातचीत भी की गई है। हमारे संवाददाता नवदीप छावड़ा ने बातचीत की है, जरा देखिए। और क्योंकि यहाँ तक सवाल इस बात का है कि किसान आंदोलन, और दूसरा आपने कहा कि कॉर्पोरेट घराने, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है, यहाँ इंडस्ट्री होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा और बेहतर स्टेट की तरक्की होगी। हमने कभी नहीं कहा कि हम कॉर्पोरेट घराने के खिलाफ हैं। हमने तो ये कहा कि भैया किसानों के साथ जो जाति हो रही है, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। तो ये इसमें कॉर्पोरेट घरानों का कहाँ से जिक्र आ गया है, और यही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है। और यहाँ तक इस बात का सवाल है कि हम ये चाह रहे हैं कि क्योंकि केंद्र की सरकार बेईमान हो गई। पहले इन्होंने कहा था कि भैया मालगाड़ियाँ चलवा दो, और देश में इंडस्ट्री के पास जो जरूरी वस्तुएं पहुंचनी है वो पहुंच नहीं पा रही, इसलिए इंडस्ट्री खराब हो रही है। हमारे सैनिक को भी यहाँ से ट्रेन के थ्रू सामान जाता है और उनके पास भी सामान नहीं पहुंच रहा। इसी तरह से कोला है, डीजल है, ये सब तमाम चीज़ें जो है वो इस गाड़ियों के माध्यम से आती है। तो किसानों ने भी ये बात समझी और किसानों ने भी कह दिया कि हाँ ये बात सही है, हम इसमें रिलीफ देते हैं। और उन्होंने कहा ठीक है मालगाड़ियाँ चलवा लीजिए। और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि भैया एक स्टेप वाइज बात कर लीजिए, अब मालगाड़ियाँ चल पड़ी है फिर किसानों से बात करेंगे, लेकिन किसानों को आप ये मत कहो कि मूर्ख बनाकर ये सब चीज़ें चला करके बाद में किसानों को बाहर का रास्ता दिखा देना, ये बात सही नहीं है। किसानों की अपनी तकलीफ है, किसानों की तकलीफ को भी सुनना चाहिए और उसके मसले भी हल होने चाहिए। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि हम ये कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जो क्योंकि काफ़ी महीने हो गए हैं किसान रेल पटरियों पर बैठा हुआ है, सर्दी आ गई है और सर्दियों में बहुत से पहले से ही किसान दम तोड़ गए हैं। तो हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार जो है वो जिसे कहते हैं कि सुध-बुद्धि से काम ले और वो किसानों की बात माने। किसानों की बात मानना ये अहंकार की बात नहीं है, उनको अपना अहंकार छोड़कर जय जवान किसान का नारा देने वाले लोगों के साथ उन्हें काम करना चाहिए। फिर क्योंकि अब 26-27 तारीख को दिल्ली किसान जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर पंजाब सरकार पहले दिल्ली गई, तमाम सांसद वहाँ पर मुलाकात करके आए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कुछ अगला एक्शन रहेगा, क्योंकि एक तरीके की डेडलॉक की स्थिति व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि मालगाड़ियाँ बंद हैं, यात्री ट्रेन बंद है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद है। क्या कुछ अगला एक्शन रहेगा सरकार का? देखिए मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार का अहंकार है और वो डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डर करके हर इंसान उनके आगे घुटने टेके। जैसे उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया था अकाली दल को, सुखबीर बादल को कि आप किसानों को जा करके मना के लाओ। जब वो मनाने में नाकामयाब हुए, अहंकार के मारे उन्होंने हरसिमरत कौर बादल को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया और कह दिया कि आप मना नहीं सकते तो आप भागो यहाँ से। तो ऐसा ही प्रभाव, ऐसा ही प्रेशर पंजाब सरकार के ऊपर भी बनाना चाहती है केंद्र की सरकार। वो चाहते हैं कि ये किसानों को मना करके लाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम किसानों की तकलीफ को समझने वाले लोग हैं, हम किसानों के साथ हैं और हम नहीं चाहते कि ये लड़ाई जो है वो स्टेट वर्सेस सेंटर इस तरह से हो जाए कि देश की तमाम लोकतंत्र प्रणाली को खतरा पैदा हो। हम नहीं चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार वो देश का माहौल खराब करना चाहती है। और ये समझ ले केंद्र की सरकार कि हम बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, दुश्मन हमारे सर पर है। अगर पंजाब को आग लगेगी, पंजाब के पाँव सड़ेंगे तो पूरे देश के पाँव सड़ेंगे। ये मत सोचें वो कि वो बचेंगे, लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि पंजाब की बर्बादी का तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना, तमाशा देखने वालों।
मेरे से आखिरी सवाल, क्योंकि अमृतसर के अंदर एक जो वीडियो सामने आई, आपने देखा कि एक डॉक्टर की तरफ से जो सिजेरियन केस वहां पर जो किया गया महिला का, और वो वीडियो वायरल कर दिया गया, उस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन अभी तक सरकार की तरफ से लिया गया? क्योंकि जो खबर मिली है, ना ही तो महिला की तरफ से कोई सहमति ली गई थी, ना उनके परिवार की तरफ से उस वीडियो को लेकर कोई सहमति ली गई थी। देखिए, उन ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिया गया है और जो यहाँ पे बुलाया गया है उनसे, और उच्च अधिकारियों को कह दिया गया है कि इसकी रिपोर्ट दें, और मुझे लगता है कि वो जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, और रिपोर्ट के बाद जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा, डॉक्टर होगा, उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसा कहीं नियम में नहीं है कि आप किसी महिला के ऑपरेशन के दौरान किसी तरह की वीडियो जारी नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि यह गलत है, और गलत जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, फिलहाल फाइनल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।